students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Ayushi Pandey madam, will be taking science and chemistry for you. See, we did up till here. I guess we did the empirical formula and molecular formula in our last class. Yes, and today we'll be starting with the stoichiometry and stoichiometric calculations. Okay, see. Now, before starting the stoichiometry and the calculations, we need to understand what does stoichiometry exactly mean. Yes, what does it mean, students? Stoichiometry is a measure of something. Okay, what is it? It is a measure of something. I'm just briefing you before going into the very details of the topic. Okay, and when we measure something, we need a numerical value or a numerical quantity for it, isn't it? तो क्या करते हैं? Stoichiometry का मतलब है कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हमें मेजर करना है. यस, जो आंसर, जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के आंसर्स आते हैं, हाउ डू वी ऑब्टेन देम? वी ऑब्टेन देम इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव फॉर्मेट, है ना? क्वांटिटेटिव मतलब इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. यस, चलो आगे देखते हैं क्या होता है स्टोइशियोमेट्री में. एग्जैक्टली होता क्या है? वी हैव अ इक्वेशन और वी कैन से अ केमिकल इक्वेशन वी हैव. उसमें हम बैलेंसिंग करते हैं, है ना? बिफोर ऑपरेटिंग या कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना है कि वो रिएक्शन प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है या नहीं. ठीक है, सबसे प्राइम स्टेप जो है हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की वो ये है कि वी हैव टू सी नेसेसरली कि जो इक्वेशन जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं. सो वी विल बी डीलिंग इन बैलेंस्ड इक्वेशंस. ओके, स्टोइशियोमेट्री में वी विल बी डीलिंग इन दी बैलेंस्ड इक्वेशंस. तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज बैलेंसिंग एंड ऑल, है ना? बैलेंसिंग, एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वील हैव टू स्टडी दैट, राइट? तो चलो let us see what is a balancing of equation at first and then we'll move on to stoichiometry and the respective calculations. Okay, chalo students, let us see balancing a chemical equation. क्या होता है balancing का मतलब exactly होता क्या है? See, हमने अपने आई गेस पहले के लेक्चर्स में लॉज पढ़े थे बहुत सारे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इजंट इट? इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब तो सबको याद होगा. व्हाट इज इट? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और वी कैन से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. यस, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर बैलेंसिंग में एग्जैक्टली वही लॉ हम फॉलो करते हैं. बैलेंसिंग इज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? इसमें क्या है? वील हैव टू सी कि मास ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज की बात कर रही हूं मैं, पूरा टोटल मास नहीं, सिंगल स्पीशीज जो है ना, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे इक्वल हैं प्रोडक्ट साइड के या राइट हैंड साइड, इजंट इट? मतलब हमें सिंपली क्या करना है, देखना है कि जो भी हमारे एटम्स हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं. ओके, यस, एंड वील सी अगर नहीं होंगे मतलब कि इक्वेशन क्या है? इम्बैलेंस्ड है. यस, इट इज नॉट बैलेंस्ड. तो फिर हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे, है ना? एंड देन वील ऑपरेट फॉर द स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, क्योंकि बिना बैलेंस करे कभी भी अगर आप स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे बिना बैलेंस करे, आंसर विल बी रॉन्ग. ठीक है, इट विल बी नलिफाइड, इट विल नॉट बी काउंटेड एज द करेक्ट आंसर, है ना? तो सबसे बेसिक या प्राइमरी, इसको तो गांठ बांध लो कि स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें बैलेंसिंग के बिना करने ही नहीं है. सबसे पहले यही चेक करना है जो प्राइम स्टेप है. ठीक है, बोलते हैं ना कि जो सबसे नेसेसरी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम है, वो यही है कि इक्वेशन आपका बैलेंस्ड होना चाहिए. बात खत्म. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं. आगे क्या है? लेट अस सी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, a balanced chemical equation has the same number of atoms. मैंने क्या बोला? टोटल मास तो देखना ही नहीं है, टोटल मास तो हो ही जाएगा इक्वल, लेकिन एटम्स भी जो हैं उनका नंबर भी सेम होना चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स. कौन से साइड्स? रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट साइड पर जो है इट शुड बी सेम, यस, सी इट शुड हैव same number of atoms of each element on both sides of equation. Now what is written ahead, many chemical equations can be balanced by trial and error. मतलब पहले trial and error method क्या होता है, 2 लगाकर देख लिया, 3 लगाकर देख लिया, बैलेंस हो रहा है या नहीं, चलो देखेंगे अभी, है ना. Now let us take the reactions of few metals and non-metals. ये कुछ examples दिए हुए हैं, इन्हें हमें चेक करना है बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सी what we have. Fe plus 3O2, 4Fe plus 3O2 will give 2Fe, 2Fe2O3. अब मैं बोल रही हूँ कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. चलो हम कैसे मान ले मैम कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो चलो लेट्स चेक. क्या है, आयरन एंड ऑक्सीजन इज गिविंग आयरन ऑक्साइड. यस, देखते हैं. चलो see here what is written, what was written, iron and oxygen O2 is giving iron oxide Fe2O3, Fe2O3. यही है हमारा रिएक्शन. लेकिन now this is not balanced, क्योंकि देखो आयरन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1, यहाँ पर कितने हैं, we have 2, yes 2 है. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 बेटा, है ना. तो अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स सी. आयरन 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख दूं, आयरन तो बैलेंस हो गया, 2 आयरन 2 Fe. लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन इम्बैलेंस्ड है, 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इजंट इट. तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हैं बेटा, 3 है, यहाँ 2 है. तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कोई एक कॉमन नंबर जो कि दोनों के टेबल में आता है 6. यस, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, एंड यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इट विल बी 2 3 ज़ा 6. अच्छा, स्टोइशियोमेट्री देखते कैसे हैं या बैलेंसिंग देखते कैसे हैं, नंबर ऑफ एटम्स. Fe2O3 लिखा था ना, Fe2O3 लिखा था. नाउ व्हाट डिड आई डू इज आई मल्टीप्लाइड हियर. तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखेंगे कैसे, सिर्फ इतना नहीं देखेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना मॉलिक्यूल नहीं देखेंगे, या अगर आयरन का देखना है तो सिर्फ इतना मॉलिक्यूल नहीं देखेंगे. दिस इज रॉन्ग. हमें स्टोइशियोमेट्री इंक्लूड करके देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. ये क्या होता है बेटा, स्टोइशियोमेट्री, आगे हम देखेंगे. जो आगे जो नंबर होता है दिस इज कॉल्ड एज दी स्टोइशियोमेट्री. इसको इंक्लूड करके जो मॉलिक्यूल है, इसको इंक्लूड करके जो मॉलिक्यूल है, इसको इंक्लूड करके जो हमारा मॉलिक्यूल है, तब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं. ठीक है, देखो एक बार देख लो. अब चलो मैंने ये लिख दिया इतना 2Fe2O3. रुक जाओ, इसको फिर से लिखती हूँ. समझ गए ना कि हमें पूरा एज अ होल कंसिडर करना है, स्टोइशियोमेट्री भी लेंगे. ठीक है, तो Fe2O3 है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था 2. ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड. अब हमें क्या देखना है, आयरन. यहाँ पर आयरन कितने हैं बेटा, 2 2 ज़ा 4. यस, और यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 ही है, इजंट इट, 2 ही है. तो क्या करेंगे, इसमें क्या करें ऐसा जो ये 4 हो जाए. व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2. नाउ यहाँ मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज द नंबर, वी आर गेटिंग 4. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव इक्वल नंबर ऑफ आयरन एटम्स, isn't it? Yes. So now this form will be the balanced form of chemical equation. Clear all of you? Chalo, let's move on. Okay, I am back. So we'll start from जहाँ से रोका था. Okay. So students, we saw that this particular equation is a balanced equation. और हमने कैसे बैलेंस किया वो हमने अभी देखा. चलो, similarly we'll be balancing the second equation. Okay, चलो let's move on. क्या है, magnesium. चलो यही कर लेते हैं, है ना. We have magnesium here and oxygen. Yes, and it is giving us MgO. मैं अभी स्टोइशियोमेट्री नहीं लिख रही हूँ,
व्हाट इज दिस? देखो, आई एम यूजिंग द वर्ड स्टोइशियोमेट्री. यस स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग द वर्ड स्टोइशियोमेट्री. या तो अभी आई एम नॉट राइटिंग द स्टोइशियोमेट्री, जस्ट आई एम जस्ट यूजिंग दीज वर्ड्स ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है ना? यस स्टूडेंट्स, तो चलो अब देखते हैं. इसको बैलेंस करना है. इसको कैसे बैलेंस करें? ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पे 2, यहाँ तो. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करने हैं ना, तो वो यहाँ 2 लिख देते हैं. नो बेटा, दिस इज रॉन्ग. 2 चीजें समझो. ये होता है हमारा, अगर मैंने चलो मैग्नीशियम ले लिया है, यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ ऊपर तो वो होता है सुपरस्क्रिप्ट, और अगर नीचे लिख रही हूँ तो व्हाट इज इट कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट, है ना? तो सबस्क्रिप्ट में हमें बैलेंसिंग का जो भी डाटा है वो नहीं लिखना है. यहाँ पर कभी भी हम जिस भी नंबर से बैलेंस कर रहे होते हैं ना, अच्छा बैलेंस कर किससे रहे होते हैं? स्टोइशियोमेट्री से. स्टोइशियोमेट्री हमेशा हमारा जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसके आगे आती है, ये ऐसे नीचे नहीं आती. ओके, यस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ऐसे नीचे तो कभी कभी आती ही नहीं है. यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यहाँ पे O2 दिख रहा है, यहाँ पर भी O2 लिख दो. नो, इट इज रॉन्ग. ओके, स्टोइशियोमेट्री जो हम यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए बेटा, वो हमेशा हमेशा सामने आती है. ओके, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. डू नॉट राइट हियर कि 2 दिख रहा है यहाँ पर लिख दिया. नहीं, इट इज रॉन्ग. सबस्क्रिप्ट में कभी भी बैलेंसिंग का कोई भी डाटा नहीं लिखते हैं, कोई भी नंबर नहीं आएगा यहाँ पर. बैलेंसिंग कर रहे हो तो अगर पहले से लिखा है इट इज ओके. हमें यहाँ मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें स्टोइशियोमेट्री में छेड़छाड़ करनी है. ओके, मॉलिक्यूल जैसा गिवन है उसको एज इट इज ही रहने देंगे. मॉलिक्यूल में कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी. ठीक है, उसके आगे आप कर लो जो भी करना है. 4 लिखना है मिटाकर 3, यहाँ पर किया था ना पहले, Fe2 था, फिर क्या कर दिया था? इंटू 2 कर दिया था, तो वो क्या हो गया था? 4 हो गया था. इजंट इट? हुआ था या नहीं हुआ था? यस स्टूडेंट्स, चलो तो ये चीज ध्यान में रखना है ना. मूविंग ऑन, देखते हैं आगे. तो सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं आएगा, कोई डाटा नहीं आएगा सबस्क्रिप्ट में. सब हम कहाँ पर लिखेंगे? इसके आगे. जो इतना हमारा एटम दिया है इसके आगे लिखेंगे, बहुत जगह है, उसके आगे लिखो. कोई यहाँ पर मॉलिक्यूल में या एटम में कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी. ठीक है, तो ये MgO है, राइट? MgO है. इसको बैलेंस करना है. ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, मैंने क्या बोला? यहाँ 2 नहीं लिखना, यहाँ पर लिखो 2. ओके, ऑक्सीजन बैलेंस्ड. यस, लेकिन अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड कैसे देखेंगे? स्टोइशियोमेट्री और पूरे एटम को देखते हैं. एटम या मॉलिक्यूल है, बताया था इसमें भी. सिमिलरली तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2. राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन वी हैव 2, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन वी हैव 2. हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. ठीक है, अब हमें किसे बैलेंस करना है? मैग्नीशियम को. यस स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम को बैलेंस करना है. तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हो रहे हैं? स्टोइशियोमेट्री देखो 2 MgO लिखा है ना. सी हियर 2 MgO लिखा है. क्या बोला? स्टोइशियोमेट्री इनटू द एटम. स्टोइशियोमेट्री इनटू द एटम. 2 Mg यहाँ पर है, यहाँ पर सिंगल Mg है. क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दें. यस, हो गया बैलेंस्ड. 2 Mg मैग्नीशियम. Mg इज मैग्नीशियम, मिलीग्राम वाला नहीं. ओके, एंड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, वी हैव 2 ऑक्सीजन. यहाँ पर भी वी हैव 2 ऑक्सीजन. क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्मेट? 2 Mg प्लस O2 विल गिव 2 MgO. इज दिस इक्वेशन बैलेंस स्टूडेंट्स? देखो चलो इसको. यस बेटा, क्लियर? आगे देखते हैं ये वाला इक्वेशन. ठीक है, इसको मैं रेस कर रही हूं. चलो, क्या है? P4 प्लस O2 विल गिव P4O10. क्या लिखा है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन. क्यों अनबैलेंस्ड है देखते हैं. अच्छा, फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं, फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं. आगे कोई स्टोइशियोमेट्री है क्या? नहीं है, तो हम उसको नहीं देख सकते मल्टीप्लाई करके. ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 10 एटम्स हैं. ओ माय गॉड, व्हाट एन इम्बैलेंसिंग. कितना ज्यादा इम्बैलेंसिंग है. पूरे कितने 8 एटम्स का फर्क है ना? तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? P4 तो बैलेंस्ड है, P4 है, ये बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन कितने हैं? 10. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ये देखो, आपकी सहूलियत के लिए लिख रही हूँ. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 10. ऑक्सीजन इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं बेटा? 2. तो 10 बनाने के लिए क्या करूँ मैं?
इस साइड 10 बनाने के लिए क्या करूं मैं ऐसा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, 2 into 5, तो व्हाट आर वी गेटिंग 10, हो गए ऑक्सीजन बैलेंस्ड, 5 2s are 10. नाउ व्हाट आर वी हैविंग O2 एंड 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्या बोला था, अब क्या यहाँ पर 5 लिखेंगे, मान लो ऑक्सीजन ऐसा है, अब क्या करोगे, हाँ यहाँ 5 लिखोगे क्या, नहीं, यही समझा रही थी, सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते हैं या ऐसे नहीं करते हैं 2 into 5 कर दिया तो हो गया बढ़िया अपना ऑक्सीजन 10, नो, एटम या मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ करनी नहीं है, आगे लिखेंगे यहाँ पर, तो वी हैव रिटन 5, गिच पिच हो गई, देखो इधर 2 into 5, यस स्टूडेंट्स, अब क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ नहीं लिखना है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ, तो अब हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है, 5 2s are 10 और 10, यस, नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देख लिया हमने बैलेंसिंग कैसे करते हैं, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वहां पर तो मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई कि कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ पर स्टेप्स में थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप्स में क्या दिया है। चलो स्टेप 1 है राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या है, अच्छा सबसे पहली स्टेप होती है करेक्ट फॉर्मूला देखना, अगर बैलेंसिंग, अब हम बैलेंसिंग की स्टेप्स देख रहे हैं ना, तो देखना है कि भाई करेक्ट फॉर्मूला लिखा भी है या नहीं, यस, write down the correct formula of reactants and products है propane and oxygen are reactants and carbon dioxide and water are products, these are the reacting species and these are what, the product species, clear। अब अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोपेन क्या है, इट इज अ हाइड्रोकार्बन बेटा, है ना, और हाइड्रोकार्बन का कंबशन जब भी होता है, या मान लो कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होता है, तो व्हाट डू वी गेट, वी ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब लेट्स सी आगे, आगे देखते हैं बेटा क्या है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब हमने फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप क्या थी कि करेक्ट फॉर्मूला जो है लिखना है, ठीक है, हमने चेक कर लिए कि सारे फॉर्मूलाज हमारे करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 है बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अच्छा इसी इक्वेशन की अब वो बैलेंसिंग सिखा रहा है कि कैसे बैलेंस करना है इक्वेशन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा C3H8 plus O2 is giving us what, it is giving us CO2 plus H2O। अब उनने बोला है कि भाई साहब चलो एक एक एटम उठाओ और एक एक को बैलेंस करो, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पकड़ लिया, कार्बन पकड़ लिया, ओके, तो यहाँ पर कार्बन 3 है बेटा, यहाँ पर कितने हैं, एक ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, नो दिस विल बी रॉन्ग, बताया था सबस्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ आगे, यस, तो स्टोइशियोमेट्री हमने इंक्लूड कर दी, ओके, तो कार्बन बैलेंस्ड है। अब देखो कार्बन बैलेंस्ड है, यस, नाउ balance the number of carbon atoms, since 3 carbon atoms are in the reactant side, therefore 3 CO2 molecules are required on the right side, तो 3 हमने कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब जब ये किया बेटा तो हमारा ऑक्सीजन, अब देखेंगे बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अच्छा उनने बोला, अच्छा वो एक एक लेकर चल रहे हैं, पहले कार्बन को बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देखते हैं अब, ठीक है, C3H8 plus O2 is giving us 3CO2, 3 टर्म इंट्रोड्यूस किया था ना, 3 प्लस 4 प्लस H2O, यही था, 4H2O अभी नहीं है, है ना, ये तो इन्होंने बैलेंस्ड फॉर्मेट लिख दिया है, ये अपन यहाँ पर थे। अब क्या देखना है, तीन कार्बन बैलेंस है हमारे, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है बेटा, और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 8, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो 2 4 जा 8 कर दूं तो इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ 4, 2 into 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना पूरा मॉलिक्यूल इनटू द स्टोइशियोमेट्री, 4 2 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑल ऑफ यू, यस। अब हम कौन सा एटम देखेंगे, नेक्स्ट अपना ऑक्सीजन देखेंगे, ओके। स्टेप 3 में बोला है कि बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, चलो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं, फिर से लिखते हैं C3H8 प्लस O2 था पहले, है ना, अभी इन्होंने तो बैलेंस लिख दिया है, 3CO2 हमने पहले ही कर लिया था, प्लस 4H2O, ठीक है। चलो ऑक्सीजन देखो कितने हैं बेटा, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2,
यस, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 2 ज़ा 3, ये 2 है ना, पूरा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था, ऑक्सीजन 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 प्लस यहाँ पर भी तो है कुछ, तो 4 इंटू सिंगल, अब यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 2 होता तो 4 2 ज़ा 8 हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है तो 4 1 ज़ा 4 ही लिखेंगे 4, तो कितना है बेटा यहाँ पर 10 ऑक्सीजन एटम्स है ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यस। तो यहाँ पर इसको 10 करने के लिए क्या करें, इंटू 5 कर दे, तो वील गेट 10 ऑक्सीजन एटम्स, तो इंटू 5 कर दिया तो 5 2 ज़ा हो गया 10, बैलेंस हो गया हमारा, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, C3H8 plus 5O2, C3H8 plus 5O2 will give 3CO2 plus 4H2O, क्लियर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 हो गया, अब क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड इज बैलेंस्ड इन द फाइनल इक्वेशन। अब देखना है कि सारे बैलेंस्ड है या नहीं, भाई हमने कर तो लिया बैलेंसिंग, लेकिन कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, बीच में कोई स्टेप खा जाते हैं हम, है ना, तो वही बोला है कि एक बार चलो फाइनल चेक कर लेना कि हमने बैलेंसिंग सही की है या नहीं की है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट सबस्क्रिप्ट्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेंज टू बैलेंस एन इक्वेशन। क्या बोला था स्टूडेंट्स मैंने कि सबस्क्रिप्ट्स हम कभी भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो यहाँ पर जो हमारी स्टोइशियोमेट्री है, देखो मॉलिक्यूल के आगे जो भी नंबर आएगा ना उसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, तो यहाँ पर हम ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये जो होती है जैसे Fe2O3 बोला है मैंने, तो बेटा इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर आप कर लो जितनी भी जो भी करना है आपको, जो भी अपना नंबर बार बार रिप्लेस करना है, जो भी करना है वो यहाँ कर लो, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं। चलो आई होप कि बैलेंसिंग सबको क्लियर है, यस, इज बैलेंसिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स मूव ऑन नाउ, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। चलो देखो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। नाउ व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री बताया था, स्टोइशियोमेट्री इज मेजरिंग समथिंग, है ना, इट इज मेजर ऑफ समथिंग। क्या है, क्या लिखा है, स्टोइशियोमेट्री मीनिंग मेजर, है ना, स्टोइशियोमेट्री ये वही स्टोइशियोमेट्री है जो यहाँ पर देखो ये जो नंबर्स है यहाँ पर, ये नंबर्स, इन्हीं को हम बेटा स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। चलो मैं दूसरे पेन से इसको कर देती हूँ तो इट विल बी हाईलाइटेड एंड यू विल गेट इट मोर क्लियरली। सी दिस पर्टिकुलर नंबर जो कि हमारे मॉलिक्यूल के आगे होता है, दैट इज व्हाट बेटा स्टोइशियोमेट्री। ओके, आगे देखते हैं। सी stoichiometry meaning measure thus deals with the calculation of masses and sometimes volumes of the reactants। अब stoichiometry क्या ही कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर, मासेस का, एटम्स के मास निकाल लेंगे, या कुछ अगर गैशियस स्पीशीज लिक्विड स्पीशीज है तो उनकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, इजंट इट, यही कर सकते हैं हम। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये कैलकुलेशंस करने से पहले what is required, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction। कि कोई भी अगर हमें balanced chemical equation दिया है, और क्या वर्ड यूज हो रहा है, balanced chemical equation, समझ आ रहा है, balanced की प्राइम इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, मतलब वो अनबैलेंस्ड या सॉरी इम्बैलेंस्ड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो इम्बैलेंस्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधे यही बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बात खत्म मैडम, कुछ इम्बैलेंस्ड इक्वेशन की बात ही नहीं की है, हम करेंगे ही नहीं। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर करना है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ इम्बैलेंस्ड इक्वेशन, हमें हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन पर अपना ऑपरेशन करना है, जो भी स्टोइशियोमेट्री का ऑपरेशन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अब देखो, अब इस
बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? सी, लेट अस स्टडी व्हाट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अ गिवन रिएक्शन, ये हम देखेंगे. लेट अस कंसिडर द कंबशन ऑफ मीथेन. कंबशन मतलब कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन को क्या है, हमने रिएक्ट करवाया है. तो व्हाट डू वी गेट? मैंने क्या बोला था? मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन. जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, जितने भी हैं, यस स्टूडेंट्स, इनका क्या होगा? कंबशन जब भी हम करेंगे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑलवेज ऑलवेज गांठ बांध लो, ठीक है. हाइड्रोकार्बन्स कंबशन पे हमें क्या देते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, क्लियर. अब लेट अस कंसिडर द कंबशन ऑफ मीथेन. ये देखा है हमने, है ना. हियर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स हो गए, एंड ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड एज द products. Okay, note that all the reactants and the products are gases in the above reaction and therefore they have been indicated by GG. अच्छा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये भी देखना कि जो स्टेट है हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड का या फिर कह लो एटम का, वो मेंशन्ड होगा, है ना. अगर गैस है तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देंगे. ऑक्सीजन इज अ गैस, स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया है. लिक्विड है अगर, जैसे H2O है, यहाँ पर H2O बेटा गैस इसीलिए लिखा है. क्यों? क्योंकि इट विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस. कंबशन कर रहे हैं ना मीथेन का, पानी तो मिलेगा नहीं, कंबशन हो रहा है ना. तो इसीलिए इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड वाटर वेपर इज अ गैसियस स्टेट. सेकेंडली, अगर किसी रिएक्शन में वाटर हमें जेन्युइनली बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके आगे लिक्विड लिखा होगा, L, स्मॉल l लिखा होगा, ठीक है. सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग सम मेटल, जैसे सोडियम ले लिया, है ना. सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड्स के साथ, इजंट इट. मतलब बहुत विग्रस रिएक्शन होता है. तो जस्ट एन एग्जांपल कि अगर कोई सॉलिड स्पीशीज है तो उसके आगे स्मॉल में S लिखा होगा. ओके, ऑल ऑफ दीज आर सीन इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, यस. चलो आगे देखते हैं, है ना. नाउ दे विल बी इंडिकेटेड बाय G और S एंड L रिस्पेक्टिवली. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना सबको क्लियर है? आगे देखते हैं. कोएफिशिएंट्स 2 फॉर O2. क्या रिएक्शन था? CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O, इजंट इट. यही रिएक्शन था बेटा. लेकिन अब इसको बैलेंस किया है उन्होंने. कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो ये 2 2 4 एंड ऑक्सीजन 2. यहाँ पर कितने हैं? 2 है एंड 3 है. यस, यहाँ पर कितने हैं? 2 है एंड यहाँ पर 2 है, 4 है. तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन. 2 का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलो या स्टोइशियोमेट्री बोलो, बात एक ही है, ठीक है. कोएफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन एंड 2 फॉर हाइड्रोजन आर कॉल्ड क्या? क्या कैसे कोएफिशिएंट्स होते हैं? ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं. इनको आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलो पूरा, या फिर आप बोलो स्टोइशियोमेट्री. ओके, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलो या स्टोइशियोमेट्री बोलो, बात एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स. यस, ओके. तो आप इनको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलो या स्टोइशियोमेट्री बोलो, वन एंड द सेम थिंग. नाउ सिमिलरली द कोएफिशिएंट फॉर CH4 एंड CO2 कितना है? 1 है. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 1, है ना. चलो देखते हैं आगे, ठीक है. दस अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन. अब क्या बोला है? चलो पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद ये तो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं कि हमको उसको किस किस फॉर्मेट में पढ़ना है. CH4 प्लस 2O2 विल गिव अस CO2 प्लस 2H2O. यस, 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of O2. Yes, 1 mole stoichiometry क्या है? 1 है. Reacting with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and again 2 moles of H2O. Yes, इतना क्लियर है? 1 मोल एंड 2 मोल. क्या बोला है कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर. ठीक है, इतना तो क्लियर है सबको? अब ये वाली ये तो क्लियर है. ये देखो,
अब क्या बोला है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अब पहले मोल्स के टर्म में बात कर रहे थे, पहले मोल्स के टर्म में बात कर रहे थे, अब किसके टर्म में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के टर्म में। यस, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स। स्टोइशियोमेट्री की वजह से बैलेंसिंग करने के बाद ही तो हमें समझ में आया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। अगर बैलेंस नहीं करते तो सिंगल ऑक्सीजन रह जाता, कैलकुलेशन गलत हो जाता, isn't it? तो 1 molecule of CH4 is reacting with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water. Yes, यही लिखा है स्टेटमेंट में। आगे देखते हैं। अब देखो, अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 22.7 लीटर्स ले लो। हमने देखा था ना जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट NTP और STP। देखा था या नहीं देखा था, ये बताओ मुझे। देखा था ना, तो वहीं से आया है। ये 22.4 लीटर्स ले लो या 22.7 लीटर्स ले लो, 22.7 ज़्यादा क्लोज है तो यू कैन टेक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो वहीं से है रेफरेंस, है ना। 1 मोल इक्वल टू कितना था, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर्स था या नहीं था, मुझे बताओ। जब वो पट्टी पड़ी थी हमने, था, तो वही रेफरेंस है। 22.7 से कंफ्यूजन हो रही है तो 22.4 भी ले सकते हो। अभी हम 22.7 से पढ़ लेते हैं। चलो, तो 22.7 लीटर्स ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद कितना, 45.4 लीटर्स। क्या किया है, 22.7 को सिंस 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इंटू 2 कर दिया है। What are we getting? 2 7s are 14, carry on 1, 2 2s are 4, 5 and 2 2s are 4 again, 45.4. Yes, aren't we getting this beta 45.4? मिल रहा है या नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। मिल रहा है या नहीं, मुझे बताओ जल्दी से। मिल रहा है ना। तो what can we say कि 22.7 liters of methane is reacting with 45.4 liters of oxygen to give 22.7 liters of CO2। एक ही मोल है, एक मोल के लिए 22.7 एंड 2 मोल के लिए कितना, उसका डबल, दैट इज 45.4। we are getting 22.4 liters of carbon dioxide and again 45.4 liters of oxygen। क्यों, क्योंकि 2 stoichiometry is 2। सॉर्टेड। आगे देखते हैं। अब ये मोल्स के टर्म में बात हो गई, मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात हो गई। अब हम किसके टर्म्स में बात करेंगे, वेट्स के टर्म में, मतलब वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तो हमारा एवोगैड्रो नंबर हो गया मॉलिक्यूल्स वाला। अच्छा, मैं बता देती हूँ फिर से, चलो इसको हटाओ अभी फिलहाल के लिए, है ना। रिएक्शन मैं बता दे रही हूँ कि किस किस टर्म्स में बात हो रही है। यहाँ पर मोल के टर्म्स में बात हुई बेटा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात हुई, मतलब कि हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर किसके, वॉल्यूम के टर्म्स में बात हुई, यस। एंड अब यहाँ किसके टर्म्स में बात हो रही है, ग्राम्स के टर्म्स में, है ना, मास, ग्राम्स के टर्म्स में बात हो रही है। देखो ग्राम टर्म इंट्रोड्यूस्ड है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा था मोल, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम स्पीशीज मास विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। देखा था या नहीं देखा था ये, है ना। मोल हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो गया एंड 22.4 लीटर्स वाला वॉल्यूम टर्म भी हो गया। यस, तो बोला था ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा स्ट्रेस दिया था मैंने इस चीज़ पर कि इसको याद ही रखना, क्योंकि पूरे आगे मोल कॉन्सेप्ट में यही लगेगा इस चैप्टर में। अब देखो चलो इसमें देख लेते हैं क्या है। 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 × 32 ग्राम्स ऑफ O2। अच्छा, इसको मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, बिकॉज इसमें रिक्वायर्ड है। देखो सी हियर क्या है, CH4 प्लस 2O2 is giving us CO2 प्लस 2H2O। यस बेटा, इनका सबका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो फटाक से। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हुआ 16 ग्राम्स, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 का 16, लेकिन यहाँ पर कितने 2 हैं इंटू 2, और स्टोइशियोमेट्री भी है। देखो ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा,
O2 का कितना होगा जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 का कितना होता है 32, ठीक है, यही होता है 32 होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2 इंटू 32, ये क्यों लिखा है मैं बता रही हूँ। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, ऑक्सीजन का 2 इंटू 32 हो गया बेटा। देखो सिंगल ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 हो जाएगा एंड वील गेट दिस 32, ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा स्पीशीज कितना है 2O2 है ना, 2O2 है, तो O2 का तो हमें पता है कितना, O2 का कितना 32 एंड आगे 2 एक और है तो 2 इंटू 32। अब समझ आ गया, स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाइड है इसमें, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस की बैलेंस्ड इक्वेशन हम क्यों लेते हैं। अगर नहीं करते 2O2, ये अगर मान लो रहने देते तो कितना हो जाता 32 ही हो जाता, आंसर गलत, जो भी कैलकुलेशन आगे हम करते है ना, तो ये बात होती है। तो 32 2 कितना होता है 64 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CO2 का निकालते हैं, CO2 कार्बन, जल्दी से बोलो 12, ऑक्सीजन O2 का कितना है 16, 6 + 2 8 एंड वी हैव 28, यस 28, यही है आई गेस 28 ग्राम्स। CO2 यहाँ पर लिखा है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है एंड ऑक्सीजन हाउ मच O2 ना 16, 6 + 2 8 एंड 2 28 ही तो आ रहा है, 44 क्यों लिखा है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 16 तो सिंगल एटम का होता है ना, O2 है, देखो do not erase this is correct, ये करेक्ट लिखा हुआ है ना, see here 28 ग्राम्स नहीं होगा 44 ही होगा, why, see 12 ग्राम्स कार्बन एंड 16 तो एक ऑक्सीजन का है ना, यहाँ पर O2 है, 16 एक ऑक्सीजन का है, O2 है, तो हाउ मच विल बी गेट 16 इंटू 2 दैट इज 32। अब इसको ऐड करेंगे तो वील गेट 44 ग्राम्स, ओके क्लियर। चलो आगे लेट्स सी, आगे क्या है 2H2O, H2O का कितना होगा, H2O का देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2, यस 1 होता है इंटू 2, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 है तो इतना प्लस 16 इसका, तो कितना हो जाएगा ये 18, तो H2O का 18 आ गया एंड 2H2O का कितना आएगा इंटू 2 कर देंगे तो 18 2 36 ग्राम्स, ठीक है। अब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलेंगे बेटा, वील से 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड या टू गिव 44 ग्राम्स ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लियर, इस फॉर्मेट में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे देखते हैं बेटा, क्लियर, स्लाइड क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब इन रिलेशनशिप से हमने क्या इन्फर किया, द डाटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड कैसे, मास जो ग्राम्स में हमने कैलकुलेट किया था मोल्स में जा सकता है, क्योंकि देखो अगर ये CO2 एंड ऑक्सीजन है राइट, विल गिव अस वेट CH4 है एंड ऑक्सीजन है बेटा, इट इज गिविंग अस CO2 + 2H2O एंड क्या बोल रहा है मोल्स में कन्वर्ट, मास और मोल्स इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब बोल रहे हैं 16 ग्राम्स, ये 1 मोल 2 मोल, मोल्स में लिख ले रही हूँ पहले 1 मोल एंड 2 मोल, वही जो हमने पहले पढ़ा था, यस 1 मोल 2 मोल 1 मोल एंड 2 मोल, 16 ग्राम्स, इसका कितना था 64 ग्राम्स, यस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 44 ग्राम्स, यस। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 16 ग्राम्स मीथेन इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, रिएक्ट तो यही कर रहे हैं ना, तो वहां नहीं बोलेंगे, वो रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 16 ग्राम्स ऑफ CH4 इज गिविंग अस 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स,
इंटर कन्वर्टेबल होता है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के केस में भी, है ना, जब हम रिएक्शंस करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे तब इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है सबको। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जो रूल्स हैं वो यहीं तक थे। आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर देखो, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू सी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। स्टोइशियोमेट्री में उतने ही रूल्स थे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएक्शन में जो स्पीशीज, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है ना, वो रिएक्शन का कंप्लीशन डिसाइड नहीं करती कि अब ये चलेगा और या नहीं चलेगा। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो तो कंज्यूम हो जाएगी, तो वो डिसाइड करती है हमेशा फेट ऑफ रिएक्शन। फेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि अब रिएक्शन आगे होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ख़त्म हो गया है ना, जो हमारा मान लो कि किसी पहले वाला जो रिएक्शन था हमारा CH4 कंबशन, ठीक है, उसमें अगर हम कह रहे हैं कि CH4 हमारा खत्म हो रहा है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट था, यस, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन आगे होगा कैसे भाई? सिर्फ ऑक्सीजन ही तो बचेगा फिर, इजंट इट? बोल सकते हैं ऐसा? यस बेटा। तो दिस इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ रिएक्शन। फेट ऑफ रिएक्शन की मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट वाला तो ऑलरेडी एक्सेस में प्रेजेंट है ही, लेकिन अगर दो रिएक्टेंट्स है, मान लो ऑक्सीजन है, CH4 है, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये अकेला कर भी क्या लेगा? अगर ये पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये कर भी क्या लेगा? टेल मी। यस स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे क्या है। Many a time reactions are carried out with the amount of reactants that are different than the amounts as required by balanced chemical reaction। भाई नहीं है उतनी requirement, तो in such situations one reactant is in more amount than the amount required by the balanced chemical equation। ऑक्सीजन का बताया था मैंने, देखो ये वाला एग्जाम्पल, शायद इसमें आगे जो एग्जाम्पल है वो है भी यही वाला। 2O2 is giving, अगेन बैलेंस्ड इक्वेशन लेना है, ठीक है, ये अभी हमने देखा था पहले। दिस इज इन 1 मोल बेटा, दिस इज इन 2 मोल, तो ये अकेला कर भी क्या लेगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा? तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये अकेला क्या ही कर लेगा, है ना। तो दिस पर्टिकुलर स्पीशीज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन करता है फेट ऑफ रिएक्शन, कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं। तो वही लिखा है कि इन सच सिचुएशंस वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मोल है, तो ये तो 1 मोल ही रिक्वायर्ड था, क्योंकि 1 मोल ये रिएक्ट करेगा, 1 मोल ये रिएक्ट करेगा, बचा कितना? 1 मोल बच ही जाएगा, तो एक्स्ट्रा ही तो बचा है, तो इतना रिक्वायर्ड है ही नहीं हमारे बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो वही बोला है कि 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो अब द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, the reactant that is present in the least amount gets consumed after some time। जाहिर सी बात है, जो चीज़ कम अमाउंट में होगी वो तो कंज्यूम हो ही जाएगी। कंज्यूम हो जाना मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना। It gets consumed after some time and after that the further reaction does not take place। सही बात है, ऑक्सीजन अकेला क्या कर लेगा? किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? जब ये पूरा खत्म हो गया है मीथेन, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा मुझे बताओ ना। तो hence the reactant which gets consumed first, तो जो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो रहा है, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सही बात है, लिमिट कर देता है, या लिमिटेड प्रोडक्ट, अब वो लिमिट कर देता है मतलब कि इतनी ही लिमिट है, इसने पूरा रिएक्ट कर लिया और इतना प्रोडक्ट बना है, तो बस यही लिमिट है, क्योंकि इसके आगे ऑक्सीजन रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, है कि नहीं। तो hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? It is called as the limiting reagent। LR limiting reagent, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं limiting reagent। reagent क्या होते हैं केमिस्ट्री में? reagents क्या होते हैं मुझे बताओ?
केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि ये जो लिमिट कर दे रहा है, कि ये जो डिसाइड कर रहा है, ये जो द डिसाइडर है कि मैं जितना हूँ उतना ही आगे प्रोडक्ट बनेगा, अथॉरिटी है ना इसके पास, है या नहीं, इसके पास अथॉरिटी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के पास अथॉरिटी होती है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज सेड कि द रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। In performing stoichiometric calculations, this aspect is also to be kept in mind. ठीक है, जब stoichiometric calculation करते हैं तो एक ये aspect limiting reagent का भी aspect हमें consider करना होता है। Clear to all of you? चलो अब आगे देखते हैं। In other words, the reactant which is completely used determines the amount of product formed in the limiting reagent. सही बात है, अभी बोला था अभी कि लिमिटिंग रिएजेंट के पास अथॉरिटी होती है, जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना रिएक्शन में, उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। मान लो कि एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है मतलब वो कम है, ऐसे समझ लो कि कम है, वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है, वो अगर बहक गया तो क्या आगे जा पाएंगे, बताओ मुझे पेरेंट्स। ऐसा होता है ना अक्सर कि छोटा बच्चा जो होता है वो अगर बोल दे कि नहीं अब इसके आगे नहीं जाना, बहुत जिद्दी है, तो अथॉरिटी उसके पास आ जाती है, फिर मजाल है कि आप आगे बढ़ जाओ, isn't it? तो दैट इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट फंक्शंस लाइक, कि उसने बोल दिया आगे नहीं बढ़ेगा अब रिएक्शन, मतलब नहीं ही बढ़ेगा, उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। छोटे बच्चे के पास कितनी अथॉरिटी होती है, फैल जाए बिल्कुल, रोने लग जाए तब तो फिर आफत, isn't it? The theoretical yield of product is the maximum yield obtainable as calculated on the basis of amount of limiting reactant used. ठीक है, चलो। For example, methane burns in oxygen to produce carbon dioxide in water. यही reaction है, ठीक है। एक मिनट, ओके चलो। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, theoretical yield of product is the maximum yield obtainable, मतलब कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है ना कि मैं इतना 1 मोल में प्रेजेंट हूँ तो प्रोडक्ट तब तक ही बनेगा जब तक मैं 1 मोल कंज्यूम नहीं हो जाता, वही जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी जो यील्ड होती है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज द मैक्सिमम यील्ड पॉसिबल। इससे ज़्यादा बन सकता है क्या प्रोडक्ट, नहीं, क्योंकि अकेला फिर जो एक एक्सेस में अमाउंट में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ओके ठीक है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वही वाला है, इजी है, समझ में आ जाएगा जल्दी से। इन एन एक्सपेरिमेंट अ मिक्सचर ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन वाज बर्न्ड इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक और रिएक्शन लिख ले रही हूँ, CH4 प्लस 2O2 विल गिव CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये रिएक्शन ने क्या बोला है, 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन वाज बर्न्ड इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ सील्ड वेसल, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, इफ एनी, एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ वाटर। अगर इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो ये हो गया, ठीक है, 1 मोल 2 मोल बहुत देर से देख रहे हैं मैडम। चलो 1 मोल मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑक्सीजन। अब यहां पर देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोला है, 1 मोल मीथेन है ना रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.5 मोल मीथेन्स, 0.5 मोल मीथेन्स विल रिक्वायर कितना, 0.5 मोल्स मीथेन कितना रिक्वायर करेगी, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। 2 × 0.5 अपॉन 1 कर दे, तो ये कितना आएगा यहाँ से, 5 2 = 10 मोल्स, एंड सिंस डेसिमल है तो ये 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। 0.5 मोल्स, देखो आधा हो रहा है ना, सही बात है, 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये 0.5 मतलब आधा हो गया, आधा मोल आधा लेगा तो 2 का आधा क्या हुआ, 1, तो 1 मोल आ गया, ठीक है। तो 1 मोल मीथेन विल रिक्वायर हाउ मच ऑक्सीजन, 2 मोल्स, एंड सिमिलरली 0.5 विल रिक्वायर हाउ मच बेटा, 1 मोल,
लेकिन दिया कितना है 2 मोल, 1 मोल रिक्वायरमेंट है, दिया कितना है 2 मोल, एक्सेस में है ऑक्सीजन। सिंस 1 मोल ऑक्सीजन इज सफिशिएंट टू बर्न, अब सही बात है 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन के लिए 1 मोल सफिशिएंट है, अभी हमने निकाला ना, तो वी हैव मोर देन इनफ ऑक्सीजन, कितना पूरा 1 मोल एक्स्ट्रा है, हेंस ऑक्सीजन इज नॉट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तो सिंस एक्सेस में है, कम क्या है मीथेन है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया मीथेन हो गया, मीथेन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया भाई मीथेन, है ना। नाउ 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल्स वाटर। अब इसको देख लेते हैं, वाटर की थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है ना, तो बोला है 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल वाटर, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन 0.5 मोल मीथेन कितना देगा, 0.5 मोल मीथेन कितना देगा 1 मोल। यस, जैसे यहाँ पर 1 मोल वॉज गिविंग 2 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल इज गिविंग 2 मोल, आधा हो जाएगा, तो 1.5 मोल्स ऑफ मीथेन विल गिव हाउ मच 1 मोल ऑफ वाटर। तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी हो गई, हेंस थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस O2 इज कितनी 1 मोल बेटा। क्लियर है सबको इतना। देखो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, देन इन नेक्स्ट क्लास वील डील विद द रिएक्शंस ऑफ सोल्यूशन, जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। यस, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मास परसेंट पढ़ेंगे, देन मोलारिटी मोलालिटी, है ना, ये 4 हमें चीज़ें पढ़नी है, दैट्स ऑल, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही, डू रिवाइज दिस एंड कम, एंड नेक्स्ट क्लास में वील सी ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि मोलारिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज, है ना, ये है। अच्छा, नॉर्मेलिटी अभी नहीं है, नॉर्मेलिटी यू विल बी स्टडिंग इन क्लास 12th, सॉल्यूशंस चैप्टर में है, वो बहुत अच्छे से, ये सब भी है। अभी फिलहाल फॉर द 11th करिकुलम हमें सिर्फ इन चारों को देखना है, देखकर वी फिनिश विद द चैप्टर, देन यू ऑल कैन रिवाइज इट अगेन एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हेल्प करेगी वो चीज़, ठीक है। चलो, That's all for today's lecture. We'll continue with the same topic in our next lecture. For further updates, do like, share and subscribe to our YouTube channel.